भारतीय उपमहाद्वीप में बवाल है। पाकिस्तान तख्ता पलट कई बार हो चुका है वहां, और डेमोक्रेसी और सेनाशाही में चलता रहा। नवाज शरीफ भी जेल में गए, इमरान खान भी जेल में। लंका 3 साल पहले आपने देखा ही होगा क्या वहां पे हालात थे, और कैसे राष्ट्रपति महल छोड़कर भागे और लोग जाकर कुर्सी पलंग से उठाकर ले आए। अभी हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में हुआ, वो सब जानते ही हैं, कैसे शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। अब नेपाल में बवाल है, और बवाल ऐसा वैसा नहीं है। 3 प्रधानमंत्रियों के घर जलाए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी 25,000 फाइलें जला दी गई। कई मंत्री सरेआम पीटे गए, सोशल मीडिया पे सब वायरल है। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर है, ये बवाल है, या फिर भ्रष्टाचार मसला है, रोजगार मसला है? और अभी जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच, इस बीच एससीओ की मीटिंग भी हुई। ये नेपाल, भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। तो बवाल के पीछे क्या कारण है, इस समझने की कोशिश करेंगे। और खास तौर से जो मैंने नाम लिया कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अब नेपाल, इन हर जगह नेताओं के प्रति क्या इतना आक्रोशित क्यों है जनता, और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संभावना है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी इस एपिसोड में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब जुड़ चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की काफी जानकार हैं। उनकी अभी किताब भी एक आ रही है पाकिस्तान और मीडिया को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे जब छप जाएगी। सीधे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का मामला है। 2 नाम बड़े तेजी से उभरे हैं इस आंदोलन में, एक तो बालेन शाही और एक गुरुंग। 2 नाम उभरे हैं, क्या है मसला, विस्तार से जरा शोध परक बात इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखिए, प्राइमरीली अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो 1996 से लेकर 2012 के बीच जो जिनका बर्थ हुआ है नेपाल के अंदर, जिनको जनरेशन जेड जो बोला जा रहा है, जनरेशन जेड जी, वो उसको आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और जो उसका तात्कालिक कारण बना वो बना कि वहाँ पे नियर अबाउट 25-26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को केपी शर्मा ओली ने बैन किया था, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे। और सिर्फ चाइना के जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो अलाउ किए थे। टिकटॉक था जिसमें अलाउ हुआ था, और सिलिकॉन वैली से रिलेटेड, यूएस से रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया थे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे वहाँ प्रतिबंधित कर दिए गए थे। और उसके बाद ये एकाएक भड़का। तो देखिए, कोई ना कोई आंदोलन भड़कने का कारण एक तात्कालिक ही होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही कारण होता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं किसी भी मूवमेंट के पीछे। और इतना वायलेंट मूवमेंट जब होता है तो उसके पीछे जनता का एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये जो नेपाल के अंदर जो अभी हुआ है, इसको हमें थोड़ी सी साउथ एशिया के एंगल से भी देखना पड़ेगा, वहाँ के स्थानीय एंगल से भी देखना पड़ेगा, और कुछ वैश्विक एंगल से देखना पड़ेगा। ये आंदोलन तब भड़का जब केपी शर्मा ओली एससीओ की मीटिंग से वापस आए। एससीओ की मीटिंग के बाद वो जो चाइना का जो परेड था, मिलिट्री परेड था, उसमें भी वो शामिल हुए थे, जो चाइना का एक बहुत बड़ा पावर शो था। और उसमें दुनिया के तमाम बड़े मुल्क शामिल हुए थे। अगर वेस्टर्न फैक्टर्स को छोड़ दें और हमारे प्रधानमंत्री को अगर छोड़ दें तो तमाम जो रशिया चाइना के प्रभाव वाले ज्यादातर देश उसमें थे। तो उसमें केपी शर्मा ओली भी थे, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के भी थे। और उसके बाद आते ही ये रिवोल्ट हो गया। और ये रिवोल्ट इसलिए मायना रखता है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र एक तरह से है। बेशक आज एक सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन माइंडसेट से अभी भी वो हिंदुवादी राष्ट्र है। बेशक वहाँ कम्युनिस्ट शासन कर रहे हो, और वहाँ पे मेजोरिटी आबादी हिंदू है। नियर अबाउट 80 to 85% पॉपुलेशन हिंदू है। और इससे पहले जब बांग्लादेश में मूवमेंट हुआ था तो आप याद कीजिएगा कि बांग्लादेश में भी इस तरह से ढाका यूनिवर्सिटी के यूथ निकले थे, कॉलेज के यूथ निकले थे, और शेख हसीना को कंट्री छोड़ना पड़ा था। आर्मी ने एडवाइस किया कि आप कंट्री छोड़ दीजिए, और आर्मी ने मूवमेंट्स को, आर्मी ने खुद टेक ओवर नहीं किया। तो उस समय भी जो मूवमेंट था वो यंग लोग थे। ये हम नहीं कह सकते कि जनरेशन जेड का वो मूवमेंट था,
लेकिन उसमें मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी के लीडर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो सारे एक्टिव थे। और एक इस्लामिक कंट्री, मेजॉरिटी इस्लामिक देश, जहाँ पे 85% मुसलमान थे जहाँ के निवासी। और उसके बाद श्रीलंका, उससे पहले की घटना आप लीजिएगा, बौद्ध कंट्री, मेजॉरिटी, बौद्ध हाँ, बौद्ध बुद्धिस्ट कंट्री, कंट्री, इस्लामिक कंट्री और हिंदू कंट्री, सब में हिंदू बवाल कंट्री, चल रहा तीनों जगह। तो मतलब कि जो साउथ एशिया का जो फॉल्ट लाइन को हमें समझना होगा। ये साउथ एशिया के देशों का फॉल्ट लाइन है कि डेमोक्रेसी जो है वो फॉल्स डेमोक्रेसी है, और जो डेमोक्रेट्स जो राज कर रहे हैं वो चाहे दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाईली है। करप्ट और तानाशाह माइंडसेट के हैं, और वो जनता की आवाज सुनने को राजी नहीं है। डॉगमेटिक शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेपाल में कम्युनिस्ट थे, श्रीलंका में तो कम्युनिस्ट या राइट और लेफ्ट की बात नहीं है, लेकिन एक मतलब कि फैमिली का शासन था। और शेख हसीना भी 20 साल से। तो साउथ एशियन डेमोक्रेसी में जो फैमिली का शासन और जो लीडरों के पास बढ़ती हुई संपत्तियां और जो इनइक्वलिटी जो इस साउथ एशिया के देशों में बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ी है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और ये सारे चीजों के बीच जो बेसिक जो एक फंडामेंटल जो काम कर रहा है वो इकोनॉमिक्स जो है वो काम कर रहा है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई भूखमरी, इस पे कागजों में बात होता है, जीडीपी की बात कागजों में होता है। आम आदमी गरीब हो रहा है, नेताओं का जीडीपी बढ़ रहा है, उनका बच्चों का जीडीपी बढ़ रहा है। जैसे नेपाल में जो लड़कों का, यूथ का जो गुस्सा भड़क रहा है कि वहां के जितने भी पार्टियों के लीडरशिप हैं, सबके जो बच्चे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। जैसे भारत में आपको दिख रहा होगा कि तमाम बीजेपी के लीडरों के, कांग्रेस के लीडरों के बच्चे बिजनेसमैन बन गए हैं, अमीर होते जा रहे हैं, सारे पावरफुल पोस्ट पे भी यही बैठ रहे हैं, विदेशों में भी यही पढ़ रहे हैं। यहाँ की स्कूलें बंद हो रही है, यहाँ के लोगों को कहते हैं कि आप गोबर और गोमूत्र से अपना इलाज करो, और 5 खुद किलो का अनाज। इलाज कराते हैं अंग्रेजी हॉस्पिटलों में, पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो सेम पोजीशन ये बांग्लादेश के अंदर और श्रीलंका के अंदर और नेपाल के अंदर था कि नेपाल की हिस्ट्री ये है कि 1990 तक यहाँ राजशाही थी, और 1990 के बाद अगर हम पहले नेपाल की बात कर ले कि 1990 तक राजशाही थी, 90 में बहुदलीय लोकतंत्र आया। बहुदलीय लोकतंत्र में नेपाली कांग्रेस का इमरजेंस हुआ आपके सामने। उसके बाद 96 में वहां माओइस्ट मूवमेंट शुरू हो गया। माओइस्ट मूवमेंट बहुत लंबे समय तक चला और अल्टीमेट 21वीं शताब्दी के पहले दशक में वहां राजशाही समाप्त हो गया। नए तरह से संविधान बनाने की एक कोशिश शुरू हुई और अल्टीमेट 2015 में संविधान, नेपाल का जो एक नया संविधान लागू हो गया। और उस संविधान के लागू होने के बाद नेपाल में डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं आई। जो माओइस्ट, जो लेफ्ट वहां पे शासन करने के लिए मूवमेंट कर रहे थे, राजशाही को खत्म किया, वापस में ही लड़ने लगे। बीच में नेपाली कांग्रेस भी मिल गई। 2015 से 2025 तक अगर देखेंगे तो इतने जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री बदले गए, इतने जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री। केपी शर्मा ओली तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। कभी प्रचंड बन जाते थे, कभी शेर बहादुर देउवा बन जाते थे, तो कभी कोई खनाल बन जाते थे। मतलब कि आपको नाम याद करने में बड़ी मुश्किल होगी कि कितने प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसका मतलब है कि जो पावर शेयरिंग के लेकर एक अलाइनमेंट हुआ, करप्शन बहुत बड़ा, लीडर अमीर होते गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि जो नेपाल ज्योग्राफी के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर से चाइना है, इधर से इंडिया है। नेपाल एक भौगोलिक रूप से बहुत टफ टेरेन है। उसको भारत के लिए, आप कहिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा ढाल है चाइना से, क्योंकि बीच में नेपाल का बहुत बड़ा एरिया पड़ता है। अगर उस रास्ते अगर भारत को अगर यहाँ आना पड़े तो बिहार, उत्तर प्रदेश में पहुंचना चाइना के लिए आसान नहीं है, जितना आसानी से अरुणाचल और लद्दाख में पहुंच सकता है। तो मेरा ये मानना है कि नेपाल के जो लीडरशिप, इतनी करप्ट लीडरशिप 2015 में भी बनी, उसके बाद जो नया जो यूथ आने लगा, जैसे नया जो यूथ आया उसके जो एक इच्छा है, बेरोजगारी वहां बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। मैक्सिमम नेपाल के लोग जो है आपको मिडिल ईस्ट में जाते हुए दिख रहे हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, और बहुत बड़ी संख्या आपको भारत में भी दिखेगी जो रोजगार के तलाश में आते हैं। तो वहां पे नेपाल के इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद आम लोगों की हालत खराब है। और जिस ढंग से आप वीडियो आ रहा है तो आम लोगों की हालत गाँव में आप देखिए बहुत बुरा है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन था जिसको वहां लीडरशिप समझ नहीं पाया। लीडरशिप इसी में व्यस्त रहा कि हम ज्यादा चाइना को खुश करें अपने करप्शन के लिए,
पैसा बनाने के लिए कि ज़्यादा इंडिया को खुश करें। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि साउथ एशिया के जितने भी देशों के, जो बांग्लादेश की बात हो रही है और श्रीलंका की बात हो रही है, नेपाल की बात हो रही है, तो इन सारे देशों में जो इस एरिया के जो भयंकर जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट है, उनकी नज़र यहाँ के रिसोर्सेज पे है। चाहे इंडियन कैपिटलिस्ट हो, क्रोनिक कैपिटलिस्ट हो, बांग्लादेश के अंदर जैसे हमारे अडानी साहब थे, इसी ढंग से नेपाल के रिसोर्सेज पे भूटान भी गए हैं। भूटान 6,000 हाँ, करोड़ का बिजनेस। भूटान के हाइड्रो पावर को लेकर भी अडानी साहब की नजर है। तो मेरा ये मानना है कि चाइनीज कंपनियों के भी नजर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना 2017 में शामिल हो गया था। $9 बिलियन के प्रोजेक्ट पे सहमति बन गई थी, लेकिन उसके बाद वहां के लोगों ने कहा कि $9 अरब का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कोई डोनेशन नहीं है, आपको एड नहीं है, वो कर्ज है। नेपाल इस चुकाएगा कैसे? और चुकाने का अगर स्थिति में नहीं होगा तो श्रीलंका जैसी स्थिति होगी। तो उसका विरोध भी हुआ, स्थानीय यूथ ने विरोध किया। धीरे 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 ये सारा पकता गया और वो जो आप आज यहाँ देख रहे हैं वो सामने है। तो महज सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया एक फैक्टर है, लेकिन जिस ढंग से यूथ भड़का है तो कुछ ना कुछ वहां एक जो बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है उसको समझने में लोग विफल रहे। नहीं, एक ट्रेड रूट है जहां से इंडिया और चाइना अभी ट्रेड करने की बात कर रहा था, तो उस पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन रेज किया था। भारत से भी नेपाल के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं इधर। क्या वजह है? मतलब अमेरिका तो नाराज होगा ही, जाहिर है। 1960 के दशक में नेपाल के राजा ने जब चाइना से रिलेशंस को ठीक करने की बात करी थी तो उस समय माओ से तुम से उनकी बात हुई थी, जब 1950 के 60 के दशक में, 50 के दशक में शायद। और माओ से तुम ने कहा था कि देखिए, जो भौगोलिक रूप से आप चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आप इंडिया से रिलेशंस को ठीक रखें और आपको जो जरूरी चीजें हैं रिसोर्स के लिए आप इंडिया पे ही डिपेंडेंट, वो इंडिया से ही। तो 2005 के बाद जब चाइना का साउथ ईस्ट एशिया से लेके वेस्ट एशिया तक जब चाइना के एम्बिशंस बढ़ने लगे तो निश्चित रूप से चाइना का एक्सपेंशन में नेपाल भी आ गया और चाइना ने रेलवे रूट से लेके सारे हाईवे रूट्स को भी तिब्बत से जोड़ने के लिए एफर्ट शुरू कर दिए। इधर इंडिया का ये था कि इंडिया और चाइना, इनफैक्ट इंडिया अकेला नहीं, बेसिकली माइंडसेट कुछ अलग है। माइंडसेट है कि हम बड़े हैं तो आसपास के लोग हमारे कॉलोनी हो जाएंगे, हम जमींदार हैं तो आसपास के जितने भी हैं हमारे लेबर होंगे, जो छोटे लोग होंगे। उस माइंडसेट से दोनों मुल्क काम कर रहे थे। इंडिया भी इसी माइंडसेट से काम कर रहा है कि नेपाल हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी कॉलोनी है। और इसी ढंग से चाइना भी 2000 के बाद इसी सोच में आ गया और नेपाली लीडरशिप इंडिपेंडेंट इसके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकी। और इंडिया ने तो नरेंद्र मोदी के टाइम में 2015 में एक बहुत बड़ी गलती करी थी, ब्लॉकेट लगाया था, नेपाल से हमारे रिलेशंस खराब हो गए थे उस समय। हालांकि उसके लिए जिम्मेवार नेपाली लीडरशिप भी था, कुछ ना कुछ वो दाएं बाएं वो भी कर रहा था, रिलेशंस को खराब करने में कुछ उनके जो लीडरशिप थे उनका भी रोल था। लेकिन नेपाली लीडरशिप ये नहीं समझ पाई कि बैलेंस और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उनके लिए जरूरी है। बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। नेपाल का जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसमें यही रस्साकसी होती है वहां पे विदेश नीति में कि पहले हमने भारत जाना है कि पहले चीन जाना है, पहले मेरी विदेश यात्रा कहाँ होगी, और जहां पहली विदेश यात्रा होगी उसी को मीडिया उछालता है। देखिए देखिए भारत पहुंच गए प्रचंड, भारत पहुंच गए ओली, बड़े अच्छे रिलेशन हो गए। अगर चाइना पहले चले गए, देखिए चाइना पहुंच गए। तो 2017 में जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना एंड प्रिंसिपल शामिल हो गया तो उस समय से क्या हुआ कि उस समय अमेरिका की नजर भी टेढ़ी हो गई इस हिमालयन उसमें, क्योंकि अमेरिका ने भी एक वहां पे डेवलपमेंट का अपना प्रोजेक्ट चला रखा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सब मिलेनियम कुछ ऐसा था उनका। तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ काफी विरोध करवा दिया, ये अमेरिकन हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात को आप मान के चलिए कि जो साउथ एशिया के देशों में जो वेस्टर्न जो एजेंसियों का जो एक पेनिट्रेशन है आज भी, जिस ढंग से उनके पेरोल पे लीडर्स हैं दुनिया साउथ एशिया के अलग अलग देशों में, जिस ढंग से पेरोल पे उनके हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं साउथ एशिया के, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हर जगह ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी का सर्टेन पार्ट जो है अमेरिकन एजेंसियों के पेरोल्स पे है, इसमें कोई शक नहीं है। सेम लगभग नेपाल में भी है।
तो जिस ढंग से सोशल मीडिया, इन्होंने अमेरिकन सोशल मीडिया बैन किया था, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, ये डिस्कशन में है, और इसमें आप इसको टोटली डिसोन नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। सीधा जो है ना CIA का क्या CIA प्रभाव है? बांग्लादेश के अंदर भी जो मूवमेंट शुरू हुआ था तो उसके पीछे अमेरिकन एजेंसियों का रोल बनाया गया था। और जब भी ये मूवमेंट शुरू हुआ तो आप ध्यान देखिएगा कि जितने जो सोशल मीडिया है, जो जिनका हेड ऑफिस यूएस के अंदर है, उनके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया। तो मैं समझता हूं कि जिस ढंग से केपी शर्मा ओली चाइना की तरफ जा रहे थे और चाइना से जाने के बाद फिर आए और एक हंगामा हो गया, तो अमेरिकन डीप स्टेट का रोल से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसको ट्रंप और बाइडेन से जोड़ के नहीं देखिए, ये पूरे के पूरे एरिया जो ब्रिटिश कंट्रोल में रहा है, हम लोग सिर्फ ट्रंप या उससे जोड़ देते हैं कि आज पुतिन है वहां तो ये जिनपिंग है, तो वहां पे क्या कहा जाता है, ट्रंप आ गया। मामला ट्रंप का, पुतिन का या जिनपिंग का नहीं होता, जो एक सिस्टम काम कर रहा होता है 100 सालों से। जैसे अफगानिस्तान के अंदर रशियन जो पेनिट्रेशन है उसको आज तक अमेरिका नहीं खत्म कर सका है। वहां पे 1930-40 के दशक से रशियंस एंटर कर गए थे, और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसियों का ऑपरेशन आज भी बहुत स्ट्रांग है अफगानिस्तान के अंदर, चाहे उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे उनका एफएसबी हो, केजीबी की जगह एफएसबी आ गया, वो सारे बैठे हुए। इसी ढंग से CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जो ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह उनका पेनिट्रेशन है। हमारे इस एरिया के जितने भी साउथ एशिया के देश के अधिकारियों को बकायदा वो विदेशों में यात्रा कराते हैं, उनके बिजनेस बच्चों के फ्लोरी शो कराते हैं, उनको वहां पे कारोबार देते हैं, और उनको बोलते हैं कि साउथ एशिया में आपने हमारे लिए काम करना है। यहाँ भारत के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मिल जाएंगे जिनके बच्चे यूएस में सेटल्ड हैं, और वो 2 नंबर से हुंडी से उनकी कमाई वहां जा रही है, और वहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं, और उनका एक ही काम है, उनके इंटरेस्ट को देखना, वेस्ट के इंटरेस्ट को देखना। अब आपको एक चीज बड़ा ध्यान रखा होगा, आपको बहुत ध्यान देना होगा, 2-3 चीजों को देखिए कि वेस्ट का क्या है, कैसे भय है अभी साउथ एशिया में, और जिन्होंने भी वेस्ट को आंखें दिखाई उनका क्या हाल हुआ, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब SCO के मीटिंग में गए, चलिए चाइनीज डे के परेड में शामिल होना संभव नहीं था, क्योंकि हमारे सैनिक शहीद हुए थे चाइनीज सैनिकों के हाथों से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वेस्टर्न डर से नहीं शामिल हुए या चाइना ने उनको पूछा नहीं, लेकिन एक दुश्मन देश के आर्मी का परेड देखना शोभा नहीं देता, जिन्होंने हमारे एरिया को इनक्रोच कर रखा है और बहुत लंबे एरिया को इनक्रोच कर रखा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर उसको देखेंगे तो इससे ज्यादा फिर मतलब समझिए कि शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। तो वो वापस आ गए, ये ठीक किया उन्होंने। लेकिन आपने कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं देखा होगा, हमारे पीएम साहब ने ब्रिक्स की ऑनलाइन मीटिंग जो है, वर्चुअल मीटिंग अटेंड नहीं किया हमारे पीएम साहब ने। उसमें टैरिफ के मुद्दे पे ब्राजील ने उस ऑनलाइन मीटिंग को, वर्चुअल मीटिंग को कॉल किया था, जिसमें ब्राजील के हेड थे, चाइना के हेड जिनपिंग सिंह थे, फिर ये रशिया वाले भी थे, हमारे तरफ से विदेश मंत्री को भेजा गया। क्यों? और जबकि टैरिफ से सबसे ज्यादा अमेरिकन टैरिफ से तो पीड़ित हम है, ब्राजील है, 50% टैरिफ हम लोग भुगत रहे हैं, चाइना पे तो 25% टैरिफ है। तो चाइना का राष्ट्रपति तो मीटिंग में आ गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गया? किसका डर था? किसने इनको डराया उस मीटिंग से पहले? क्या अमेरिकन प्रेशर था हमारे प्राइम मिनिस्टर पे? उस मीटिंग में नहीं गए। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेजेंस का भय सारे लोगों में साउथ एशिया में है, और जिसने उसको इग्नोर किया उसको सत्ता से जाना पड़ा। चाहे वो शेख हसीना है, शेख हसीना पूरी तरह से जिस ढंग से इंडियन कॉलोनी कैपिटलिस्टों के हाथों में खेल रही थी, वहां के लोगों को महंगी बिजली बेच रही थी, उसको उनको समझ में आ गया, भाग के इंडिया में बैठी हुई है। यही ओली साहब को समझ में आ गया, ओली साहब कम्युनिस्ट हैं, शेख हसीना तो कम्युनिस्ट नहीं, तो वहां तो फैमिली पार्टी है, दोनों पार्टियां फैमिली की है, और एक रिलीजियस पार्टी है, जमात इस्लामी है, शेख हसीना की अपनी पार्टी थी, अवामी लीग जो डेमोक्रेटिक पार्टी मानी जाती थी, और एक BNP थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो भी फैमिली पार्टी थी। श्रीलंका में भी 2-3 फैमिलियां राज करी थी, वो राजपक्षे की फैमिली थी। तो साउथ एशिया, और ये भी है कि साउथ एशियन डेमोक्रेसी जो फैमिली कंट्रोल में जा रही है, जैसे शेख हसीना वहां थी, ओली कम्युनिस्ट थे, पावर छोड़ने को राजी नहीं थे, प्रचंड कम्युनिस्ट थे, पावर छोड़ने के राजी नहीं थे, दोनों के परिवारों पर भ्रष्टाचार का बहुत गंभीर आरोप लग रहा था। बेशक कहते थे कि हम बहुत बड़े कामरेड हैं, कार्ल मार्क्स के अनुयायी हैं, यही हाल राजपक्षे का था, यही हाल शेख हसीना का था, यही हाल शहबाज शरीफ का है, यही हाल नवाज शरीफ का है, यही हाल वहां पे पीपल्स पार्टी के लीडरों का है, और यही हाल हमारे यहाँ के भी लीडरों का है,
जिनकी संपत्तियां सत्ता में आने के बाद एकदम रॉकेट्स की तरह से उड़ती है, कि बच्चे जो हैं एथेनॉल बेच के पता नहीं वो 20 करोड़ वाला धंधा कैसे 500 करोड़ पहुंच रहा है, वो सिर्फ एक ही परिवार को धंधा क्यों मिलता है। तो ये सारी चीजें साउथ एशियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है, कि पावर में जो होता है वो हाईली करप्ट हो जाता है, हाईली तानाशाह होता है, और वो जनता की आवाज सुनने के लिए राजी ही नहीं होता है। वो सिर्फ जय जय सुनने के लिए जाता है, जय हो जय हो जय हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं तो शॉर्ट में भारत पर जो वार हो रहा है पूरे साउथ एशिया में, तो भारत की एजेंसी भी तो एक्टिव हो गई होंगी अब, और क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। भारत में एक दो ये प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन एरिया बहुत छोटा है। बांग्लादेश की आबादी 20 करोड़ है नियर अबाउट। श्रीलंका और नेपाल आबादी के हिसाब से भी कम है, नेपाल का एरिया ज्यादा है, श्रीलंका का एरिया तो बहुत ही छोटा है। भारत जैसे देश में कुछ एक बेसिक भारत का एक अपना फॉल्ट लाइन है। यहाँ पे ये जो सारा देख रहे हैं ये तो है ही। दूसरा फॉल्ट लाइन है कि इंडियन जो सोसाइटी है अभी उसका जो प्रायोरिटी है वो बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई नहीं है। उसका प्रायोरिटी है क्या कहा जाता है कि कास्ट का कहाँ वोट देना है। हम पंडित जी हैं तो हम तो हमारा राम राज आ गया। कोई जाट है तो कहेगा कि वो चौटाला साहब आ जाएंगे तो हमारा राम राज हो जाएगा। कोई यादव जी है तो मुलायम सिंह और लालू यादव में राम राज देखेगा। उधर जगन मोहन रेड्डी साहब हैं तो उनको अपना राज नजर आ रहा है। फैमिली कंट्रोल जो रीजनल पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, और कास्ट और रिलीजन के नाम पे देश है डिवाइडेड। तो ऐसे में जनरेशन जेड जो है हमारे यहाँ का, वो अभी कितना जागरूक है। वो फेसबुक पे अभी रील बनाने में ज्यादा व्यस्त है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान ले रहा है, बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र का ज्ञान ले रहे हैं कि देश में राम राज्य आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ गया। बहुत सारे लोग सम्राट अशोक को अपनी जाति से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग चाणक्य को अपनी जाति से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी जाति से जोड़ते हैं। तो अभी वो उस मुद्दे पे व्यस्त हैं कि हमारी जाति का नेता कौन है, हमारी जाति के इतिहास में किसने किसने राज किया। जितने भी देश के जो प्रबुद्ध ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है, वो सारे जितने महाराणा प्रताप और जितने राजवाड़ों के साथ जोड़ रहे हैं उनको पुनर्स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो देश अभी इतिहास को दोबारा पुनर्स्थापित करने में हमारा यंग जनरेशन लगा हुआ है। हमारे यंग जनरेशन को अभी ये नहीं पता है। वैसे जहाँ पे आर एस शर्मा और दिनकर साहब जहाँ रोल मॉडल होते थे, श्री कृष्ण सिंह रोल मॉडल होते थे, अब अनंत सिंह हो गए। हाँ, ये लगभग तय है कि हर जाति में एक आइकन बन गया है, और वो अपना बेसिक प्रॉब्लम, रोजी रोटी, भूखमरी, गरीबी, ये नहीं देख रहा है कि हमारा तो 30 बीघा जमीन था वो 3 बीघा रह गया है, हम मजदूरी कर रहे हैं जाके शहर में। उसकी उसको चिंता नहीं है। उसकी चिंता है कि हमारे लीडर साहब कैसे स्थापित हो जाए। हमारे जो ये क्या कहा जाता है, गिरिराज सिंह है। हर मतलब देखिए, गिरिराज सिंह हो गए चाहे नीतीश कुमार हो गए, हर जाति में। वही तो बोला कि ये परशुराम में ढूंढ रहे हैं गिरिराज सिंह के जो लोग हैं, ये परशुराम से हम जुड़े हुए हैं। जो क्षत्रिय लोग हैं वो कहीं और देख रहे हैं। जो पिछड़ों में जो एक समाज है वो कहीं और देख रहा है। वो इतिहास में जाता है, कहीं से ढूंढ के लाता है और कहता है कि हमें इस राज्य को स्थापित करना है। पर भविष्य में कौन से राज्य के, देखिए यही मुल्कों में सबसे ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, डिक्टेटरशिप है, कुछ फैमिली का राज हो रहा है, और इन्हीं मुल्कों में फिर अल्टीमेट हंगामा हो जाता है। आप बताइए कि पूरे यूरोप में कहीं ऐसा लगा कि शासक वर्ग दौड़ दौड़ के भाग रहा है और लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं? 200 साल पहले उन्होंने समझ लिया था कि हमें अपने अंदर क्या रिफॉर्म लाना है। अमेरिका में भी अनरेस्ट आता है, गरीबी है, भूखमरी है, लेकिन एक शासक वर्ग जानता है कि कैपिटलिज्म ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म के साथ साथ कुछ बेसिक सोशलिज्म को भी हमने बचाए रखना है। लोगों को न भूख से मरे न गरीबी से मरे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो साउथ एशिया का डेमोक्रेसी, या साउथ एशिया में जो हम लोग बहुत बड़े लोकतंत्र की तमाम बात करते हैं कि हमको आज़ादी मिल गई, हमारा बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, उसका गौरवपूर्ण इतिहास यही है कि अभी आपकी भारत के 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे है। नेपाल का आपने हाल देख ही लिया। नेपाल की बहुत बड़ी आबादी जो है वो बाहर में रहने को विवश है।
बांग्लादेश का तो हम लोग खुद ही कहते हैं कि हमारे यहाँ लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं, हालांकि अब उनकी स्थिति सुधर गई है, हमारे से अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल, बिहार, कई जगह बांग्लादेश के लोग रोजगार की तलाश में आए ही है। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसके लिए जिम्मेवार इस एरिया का शासक वर्ग, इस एरिया के क्या कहा जाता है अपने जो क्रोनिक कैपिटलिस्टों का बहुत बड़ा रोल है। और इस एरिया का शासक वर्ग इतना करप्ट हो चुका है कि उसको कहीं ना कहीं कोई शर्म ही नहीं है। और नेपाल में जो लड़के अभी लीड कर रहे हैं उनको आप ध्यान दीजिए, वो बालेंद्र शाह और ये जो जितने भी हैं, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई एंकर है, इस तरह के लोग हैं। लोग कह रहे हैं कि एक जेलेंस्की आ गया है नेपाल के अंदर, हालांकि जेलेंस्की लोग जिसको जोकर बोलते थे, वो 3 साल से रसिया से लड़ रहा है। 3 साल से रसिया से लड़ रहा है, भागा नहीं है, बराबर का अटैक किया है, और 3 साल से युद्ध विराम नहीं कर रहा है। हम लोग तो 3 दिन में युद्ध विराम कर गए थे, भारत और पाकिस्तान वाले दोनों मिलके, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, किसने धमका दिया। 3 साल से किसी की बात नहीं मान रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, अब जेलेंस्की की बात हो गई तो जेलेंस्की का आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप से कैसे वो तकरार कर रहा था, बहस कर रहा था। जब ट्रंप ने कहा कि तू समझौता कर, आज ट्रंप मजबूर हो गया कि नहीं, जेलेंस्की को सपोर्ट करना है। वो 3 साल से समझौता नहीं कर रहा है ट्रंप से, उससे पुतिन से। और इंडिया और पाकिस्तान वाले दोनों 3 दिन में समझौता कर गए। किसने धमकाया, क्या दबाया कि दोनों कहते नहीं जी, कहने के लिए तो ट्रंप तो कह रहा है मैंने 26 बार कह चुका कि मैंने करवाया, लेकिन हमारे वाले कहते हैं कि वहां का डीजीएमओ का फोन आया, उधर वाले कहते हैं कि भारत का डीजीएमओ का फोन आया था कि समझौता कर दो। सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूं कि वो भारत और पाकिस्तान से बेहतर रूलर जो है वो जेलेंस्की है, कि कम से कम वो फाइट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि नेपाल में जो कुछ हुआ है वो साउथ एशिया के देशों के लिए, भारत के लिए भी एक सीख है कि आप जनता के जो मुद्दों को बहुत लंबे समय तक ना टालिए, और जनता के जो बेसिक प्रॉब्लम है, यूथ का जो प्रॉब्लम है, जो यूथ नेपाल के अंदर है वही यूथ हमारे यहाँ भी उसी ढंग से भुगत रहा है। रोजगार है नहीं, पढ़ाई है नहीं, यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ गया है, काम धंधा कोई है नहीं, तो लगभग सेम प्रॉब्लम से हम लोग भी जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें सुनती नहीं। सरकार अभी 3 लोगों का 4 लोगों का आ रहा है ना, कि एथेनॉल का कंपनी, गडकरी साहब के बच्चे हैं, एक जो मध्य प्रदेश के जो बहुत बड़े नेता थे, जो बहुत सालों तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस को अब चरित्रहीन पार्टी कर रहे हैं, उनका बेटा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का बन गया। फिर उधर क्या कहा जाता है, अमित शाह जी का बेटा ऑलरेडी है ही। ऐसे ऐसे लीडरों के पूरी जमात मिल जाएगी जिनके बच्चे एकदम फ्लोरिश ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो उनके पास सारे बिजनेस का अक्ल उन्हीं के पास है, और बाकी जो है लोग जो है वो ये हालत है। चलिए, तो दक्षिण एशिया में बवाल है और कई देशों के लिए सीख भी है, भारत के लिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू संदीप। नमस्कार।